दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय बीजेपी की बहुत दलाली कर रहा था, फिर क्या आशुतोष अनंत विजय की दलाली का सारा भूत उतार देता है। और दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में गरिमा सिंह ने भी बीजेपी के दलाल अनंत विजय को बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो। तो आशु मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये भैया जी जोशी का जो बयान है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं, सब हिंदू हैं, कहीं कोई विभाजन नहीं है। ज्योतिर्लिंग 12 किसी जाति के नहीं, 51 शक्ति पीठ में कहीं किसी जाति को कोई रोक टोक नहीं, हरिद्वार की कोई जाति नहीं। चलिए शुरू करते हैं। गरिमा जी, मैं भैया जी जोशी की बातों से काफी हद तक सहमत हूं। उसमें थोड़ा सा संशोधन करना है बस जी। संशोधन यह करना है क्योंकि हिंदू की परिभाषा संघ परिवार अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। बात तो सही है। जब उनसे पूछिए सिंधु हिंदू कौन है, तो कहेंगे सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी के इधर सागर तक हर व्यक्ति रहने वाला वो हिंदू है। तू समझा? तो वो मुसलमानों को भी कहते हैं वो भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। ये आरएसएस की परिभाषा है, मैं कोई अलग से कोई गणना नहीं कर रहा हूं। ये गड़बड़ है बाबा। ये आरएसएस की अपनी परिभाषा है। लेकिन जब सहूलियत होता तो कहते हैं हिंदू समाज, तो हिंदू समाज में तो मुसलमान समाज भी आना चाहिए उनकी अपनी परिभाषा के हिसाब से। तो ये जो अब ये कह रहे हैं कि जाति कहां है, तो एक चीज संघ परिवार ये तय कर ले कि एक परिभाषा पर पहले वो टिके। बात तो सही है। अगर जैसे वो कभी कभी कहते हैं ना, जर्मनी में रहने वाला हर आदमी जर्मन, इटली में रहने वाला आदमी इटालियन, फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच, इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश, अमेरिका में रहने वाला अमेरिका, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। तो इस परिभाषा के हिसाब से मुसलमान भी हिंदू, ये उनकी अपनी परिभाषा, मेरी अपनी परिभाषा भी, मुझे इस परिभाषा में दिक्कतें हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। अब प्रश्न क्या है, आज चूंकि विपक्ष की तरफ से कास्ट सेंसस का सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए आरएसएस के लिए जरूरी हो गया है कि उसके काट के तौर पर एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट किया जाए। वो पैरेलल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। शर्म करो शर्म। अगर इस देश के अंदर जाति नहीं है, अगर इस देश के अंदर दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं है, तो मोहन भागवत को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सही पकड़े हैं कि उन्होंने आज से 1 साल पहले यह क्यों कहा था कि 2000 साल तक हमने जिसको जानवर से बदतर जिंदगी दी, अब 200 साल तो कम से कम वो कौन लोग थे जो दूसरों को 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी दे रहे थे। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले मोहन भागवत जी को यह स्पष्ट करना चाहिए और संघ को यह स्पष्ट करना चाहिए, उसको अंडरलाइन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो पिछले 2000 साल से दलितों के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उनकी पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक हिंदू समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता, तब तक हिंदू समाज एक नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि जाति नहीं है, तो फिर मोहन भागवत जी और भैया जी जोशी को सावरकर जी की किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये हुई ना बात। 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां सावरकर स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हिंदू समाज का विस्तार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जातियों में बटी हुई है। साहब अंबेडकर के पास चले जाइए, जो कहते हैं कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट पूरी थीसिस उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो जाति प्रथा है उसने मुझे उस लायक पहुंचा दिया है कि मुझे इंसान नहीं समझा जाता। लेकिन जो लोग 2000 साल से हिंदू समाज के एक हिस्से को जानवर से बदतर ट्रीट करते हैं, उनको जातिवादी कभी नहीं कहा जाता। जातिवादी अनंत आशु मुस्कुरा रहे हैं। अनंत, अगर ये बांटने की राजनीति है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की बात करना, पिछड़ों की बात करना, फर्ज कीजिए मैं यहीं से शुरू करती हूं। शाबाश। तो ये पिछड़ों की बात, ओबीसी की बात तो सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे पास सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी कहती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें गालियां इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हम अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए। कुछ भी। तो 2014 से 24 तक सबसे ज्यादा ओबीसी को अगर अंडरलाइन किया तो बीजेपी ने किया। सही पकड़े हैं। मैंने कहा अभी मेरे संपादक जी ने इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलटे। हाँ। ठीक है, सावरकर से लेके हिंदुत्व को
और जैसे ही मैं नेहरू जी का नाम लूंगा आप लोग कहेंगे अतीत में जाने की क्या आवश्यकता है, जब भी इनसे बात करो अतीत में चले जाते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो आज मैंने तय किया कि मैं अतीत में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो भी दलितों के या वंचित, अब तो मैं वंचित कहता हूं से, वंचितों के उद्धार के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें से कितने उन लोगों ने चलाए जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप राजा राम मोहन राय से शुरू करिए और बाबू श्रीकृष्ण सिंह तक आइए, जिन्होंने ओबीसी और ईबीसी की परिभाषा दी और उसको आगे बढ़ाया। कब हो गया ये? इसलिए हिंदू समाज को सिर्फ ये कहकर खारिज कर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज अपने अंदर से सोशल रिफॉर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाकर लाता है। अभी आपने कल या परसों के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, कि 14 वंचित समाज के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो रिफॉर्म की प्रक्रिया है हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चलती आई है। नहीं, इस पर चुनावी हैमर भी पड़ जाता है ना अनंत। चुनावी जो हैमर है उस पर मैं बात करती हूं आपसे कि भाई अगर ये पिछड़ों की, दलितों की बात करना, मैं प्रधानमंत्री का मैंने बयान कोट किया बाकायदा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। समझ रहे हो? कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना उनका फायदा होगा। क्या बोला तूने? तो ये ओबीसी 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 तो बीजेपी खूब करती है। इतने ओबीसी मंत्री हमारे, इतने ओबीसी एमएलसी हमारे, इतने एमएलए हमारे, इतने एमपी हमारे, तो संसद तक में हुआ। तेलंगाना में जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बना देंगे। आपने स्वयं को दोहराया है इस वक्त। आपने इंट्रो में जो सारी बातें कही थी वही फिर से दोहरा के आपने वक्त बर्बाद किया और मुझे टोका भी। चुप कर बे कुत्ते। अब ये मुझे तय करने दीजिए अनंत कि मैंने वक्त बर्बाद किया। मैं आप तय करिए, लेकिन जब भाई वो सवाल है मेरा कि सबसे ज्यादा ओबीसी बीजेपी करती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये आपके तय करने का पैमाना क्या है? चलिए आज आपसे मैं ही पलट प्रश्न पूछता हूं, सबसे ज्यादा का आधार क्या है? गरिमा जी ये बताइए। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बयान निकालिए अनंत विजय। भाई बीजेपी ने संसद में बताया ओबीसी के नाम पर। मैं आपको ठीक है कि सबसे ज्यादा जाति की बात कांग्रेस करती है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। आप अपनी धारणा को जब सबसे ज्यादा कह के प्रस्तुत करेंगी तो दूसरे की बात सुनने के लिए थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। नहीं कहिए आनंद। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा था कि जाति की बात आपने भैया जी जोशी के आधार पर आरंभ किया और उसके बाद आप मोहन भागवत के बयान को लाई, आपने योगी आदित्यनाथ को सुनाया, आपने नरेंद्र मोदी की बातें की। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बहुत अच्छी बात है। ये बातें ये हरियाणा चुनाव के पहले की बात है और हरियाणा चुनाव का जो जनादेश आया उसने ये साबित भी किया। अगर आपकी बातों को मानूं तो हरियाणा चुनाव ने इस बात को साबित किया कि जो ये 3 बयान दिए गए थे वो हिंदू एक हो गए। लेकिन आप इन सारे चीजों में आपने मोहन भागवत जी की कल के भाषण से एक बात भूल गए। आप उसको भी भैया जी के सामने खड़ा करके दिखा सकती हैं, लेकिन मोहन जी ने कल जो कहा कि समाज में अनेक जाति वर्गों का संचालन करने वाली उनकी अपनी अपनी रचनाएं हैं और उन्होंने कहा कि उनके अपने नेतृत्व हैं। मैं शब्द मेरे हैं, भाव उनके हैं। नेतृत्व है और उनके साथ बैठ के हमें उन वंचित समाज के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्या बोला तूने? क्या कार्य करना पड़ेगा? तो सावरकर जी के समय क्या स्थिति देश की थी और मोहन भागवत के समय क्या स्थिति देश की है, दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो घालमेल होगा और आपका निष्कर्ष दोषपूर्ण होगा। जैसे बहुत सारे विद्वानों के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि संघ बहुत बदल गया है। सावरकर के समय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अब का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों में काफी आधारभूत बदलाव है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और यहीं पे आप अपने लिए, अनंत विजय सवाल मैंने सीधा पूछा था, यहीं पे आप अपने लिए कंफर्टेबल जोन ढूंढ लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में कहा था संसद में,
जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 10 से लेकर 14 आ गया, 14 के बाद सरकार बन गई, 14 से 24 आ गया, जनगणना नहीं हो रही, जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, ये भी कब कहा कि हम कराएंगे।